हेलो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमें बताना है कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है, C2 2 माइनस इज एक्सपेक्टेड टू बी डायमैग्नेटिक। तो C2 पे 2 माइनस में टोटल हम देखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इंटू 6 प्लस 2 यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन्स। 14 इलेक्ट्रॉन के लिए यदि हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या होगा, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s2, इसी तरीके से सिग्मा 2s2 एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s2, फिर पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई में भी दो दो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। टोटल हमारे हो गए 12 इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद सिग्मा टू पी जेड में 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे हम देख रहे हैं टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए और एक भी अनपेयर्ड नहीं है, तो ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ये क्या है, करेक्ट है, क्योंकि डायमैग्नेटिक नेचर का है। तो फर्स्ट करेक्ट हुआ। सेकंड देखते हैं, O2 2 प्लस इज एक्सपेक्टेड टू हैव लॉन्गर बॉन्ड लेंथ देन O2। तो O2 2 प्लस की बात की जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉन हम देख लेते हैं कितने होते हैं। O2 2 प्लस में इलेक्ट्रॉन होंगे 16 माइनस 2 यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन। और 14 इलेक्ट्रॉन वाला न्यूट्रल स्पीसीज हम जानते हैं क्या होता है, नाइट्रोजन। और एक और चीज़ हम जानते हैं, ये काफ़ी काम का है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। तो इनके बॉन्ड ऑर्डर क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो जो N2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है वही O2 2 प्लस का होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर N2 का 3 होता है, तो O2 2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा। और O2 का बॉन्ड ऑर्डर हम जानते हैं क्या होगा, 2, क्योंकि ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ बॉन्ड लेंथ की बात की जाए तो बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर हमारा, ये बॉन्ड ऑर्डर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बॉन्ड लेंथ हम देख सकते हैं कि O2 में ज़्यादा होगा। तो O2 के केस में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू O2 2 प्लस। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, O2 2 प्लस हैव लॉन्गर बॉन्ड लेंथ, जो कि गलत है। तो सेकंड हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। थर्ड देखते हैं, N2 2 प्लस N2 प्लस एंड N2 माइनस हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। तो यदि N2 प्लस का देखा जाए तो N2 में हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, N2 के केस में बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। N2 प्लस का यदि बात किया जाए तो यहाँ पे यदि इलेक्ट्रॉन फिलिंग का ऑर्डर देखते हैं तो हमारा सिग्मा 2s2 तक जो होगा वो सेम रहेगा, क्योंकि सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2 एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s2, यहाँ तक 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। उसके बाद पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई में दो दो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। तो N2 प्लस में यदि हम देखेंगे तो ये कितने होंगे, 13 इलेक्ट्रॉन्स। और N2 माइनस में जो है वो हमारे 15 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो N2 प्लस के केस में यदि हम देखते हैं तो यहाँ अभी तक हमारे हुए हैं 8 और 4 12 इलेक्ट्रॉन्स। 13th इलेक्ट्रॉन जो है वो जाएगा सिग्मा 2p z में। तो सिग्मा 2p z में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो यहाँ पे यदि हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, बॉन्ड ऑर्डर इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे 2 2 4 और 4 8 और एक 9 9 माइनस, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में देख लेते हैं 2 2 4 4 हमारे एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं अपॉन 2, यानी कि यह आ जाएगा 2.5 बॉन्ड ऑर्डर हमारा N2 प्लस के केस में। और N2 माइनस में क्या होगा, यही जहाँ सिग्मा 2pz है तो इसमें क्या होगा, सिग्मा 2pz में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और उसके बाद पाई एंटी बॉन्डिंग पाई 2p में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो हमारे बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, यहाँ पे हमारा एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, तो यहाँ टोटल 10 हो जाएंगे, माइनस एंटी बॉन्डिंग में 5 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन चल गया। बाकी पूरा का पूरा ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा इस तरीके से। यहाँ बस सिग्मा 2p z में चेंज हो रहा है, फिर उसके बाद पाई 2p x में एक इलेक्ट्रॉन आ गया अपॉन 2। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, 2.5। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है कि N2 प्लस एंड N2 माइनस हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। अब फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या दिया गया है, He2 प्लस हैज सेम एनर्जी एस 2 आइसोलेटेड He एटम। तो यदि He2 प्लस की बॉन्ड ऑर्डर की बात की जाए तो He2 प्लस यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 4 - 1 यानी कि 3। तो यहाँ पे
इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। और बॉन्ड ऑर्डर की बात की जाए तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर होगा 2 - 1/2, यानी कि 0.5 बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर है, मतलब ये एग्जिस्ट कर सकता है। और 2 आइसोलेटेड He एटम्स, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा, तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, दोनों का डिफरेंट होगा। तो फर्स्ट और थर्ड हमारा करेक्ट ऑप्शन है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लेज अ सेंट्रल रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना। तो हमें बताना हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, आइस फ्लोट्स इन वाटर। तो आइस के केस में क्या होता है, हमारा 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, जबकि वाटर के केस में हमारा 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो इस वजह से हमारा वाटर जो होता है ये डेंस होता है, इस वजह से हमारा आइस क्या करता है, उसके ऊपर फ्लोट करता है। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व है, तो फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा। सेकंड देखते हैं, हायर लेवल स्पेसिसिटी ऑफ प्राइमरी अमाइन तो देन टर्शियरी अमाइन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन की यदि बात करें तो यहाँ पे होता क्या है कि प्राइमरी अमाइन जैसे CH3NH2 हो गया, ये क्या होगा, ये कम हाइड्रेट होगा एज कंपेयर टू CH3 एंड CH3 तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होता है, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। इस वजह से यहाँ पे इसके डोनेट करने की कैपेसिटी कम हो जाती है और इस वजह से इसका बेसिसिटी कम हो जाता है। तो ये क्या होगा, हमारा लेस बेसिक, और यहाँ पे ये होता है हमारा मोर बेसिक। स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे और ज़्यादा होने का कारण क्या है, यहाँ पे इसके लोन पेयर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, H बॉन्ड यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, जबकि यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं होता। तो ये ज़्यादा बेसिक होता है, ये लेस बेसिक। तो सेकंड भी हमारा करेक्ट है। थर्ड देखते हैं, फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड हमारा ज़्यादा एसिडिक होता है, इसका रीज़न हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसका रीज़न है कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं होता, जबकि CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड के केस में ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। इस वजह से ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर कह सकते हैं कि इस बॉन्ड को और मजबूत कर देता है। तो इस वजह से ये आसानी से टूटता नहीं, इस वजह से ये लेस एसिडिक हो जाता है। तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं है। फोर्थ देखते हैं, डाइमराइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन। तो डाइमराइजेशन जो बेंजीन में होता है एसिटिक एसिड का, वो भी H बॉन्ड के ही कारण होता है। जैसे CH3CO, ये OH, और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, दूसरे के H के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, CO और CH3, ये इसके इस तरीके से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड के ही कारण होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। थैंक यू। Hello students, let's start the question. Which one of the following molecules is expected to exhibit diamagnetic behavior? Well, for that we need to lay down the electronic configurations, yes, and how would you identify diamagnetic? So basically, diamagnetic behavior is going to be exhibited by the presence of paired electrons. Yes, presence of paired electrons, or we can also say that absence of unpaired electron. Okay, fine. Now, in that case, what we are going to do is we follow the molecular orbital theory for this, okay, MOT, which we have learnt in chemical bonding, yeah, and accordingly we lay down the electronic configuration in those terms. Yes. After that, we are going to analyze as to how many number of unpaired electrons are present or absent, and accordingly we predict the magnetic behavior. Fine. So come on, let us start. The first option says it's N2. Okay. So let us analyze for N2. A single nitrogen atom has atomic number 7. So there are 2 nitrogen atoms in this molecule and it makes it 14. So total 14 electrons are there. Yes. Each of the nitrogen atoms will be showing me the configuration as 1s2, 2s2, 2p3. Okay, 2p3 means 2px1, 2py1 and 2pz1. So both of the nitrogen atoms will be keeping their electronic configurations, or otherwise the electrons, in this manner,
and accordingly we write down the configuration. Yes, so 1s2 from one nitrogen and 1s2 from the other nitrogen would be forming bonding and anti-bonding molecular orbitals, and according to the energy we are going to arrange them in an order. So let us start. Sigma 1s2, sigma star 1s2. If you remember, sigma star or pi star means it's an anti-bonding molecular orbital. Yeah. So let's proceed. Then comes in sigma 2s2, sigma star 2s2. Yes. Then next, since it's nitrogen, we also have 2px1, 2py1. So that's going to be pi 2px is equal to pi 2py. Now, as you can see, there are 1 electrons each in px and py. 1 electron each from the other nitrogen atom. So that makes it 2 over here and 2 over here. So total 4 electrons in this orbital. Yes. And the last one is sigma 2pz. So sigma 2pz 2. Fine. Now that completes 14. Let us count. 2 plus 2, 4 plus 2, 6, 8, 10, 12 and 14. Now in this case, as we can see it very clearly, there is no presence of unpaired electrons. In fact, we have all of them as paired. So since there is a presence of paired electrons, we call this, or otherwise we say that nitrogen exhibits diamagnetic behavior. Yes? Okay. Now proceeding further, this was your first option. Proceeding further, we hop on to oxygen now. Yes. We are going to analyze for oxygen in the same manner. Oxygen, O2. One oxygen atom has atomic number 8, which exhibits the configuration as 1s2, 2s2, 2p4. 2p4 means 2px2, 2py1 and 2pz1. Yes. So accordingly, we will be laying down the combined combination. O2 means it's going to be 16. So total 16 electrons should be there. Yes. Let us start. Okay. So sigma 1s2, sigma star 1s2. Then we have sigma 2s2, sigma star 2s2. Yes. Then next is sigma 2pz 2. Okay. Then comes in pi 2px is equal to pi 2py. Now be very careful in this case because 2px and 2py, 2 plus 1, 3 of one oxygen atom, the other oxygen atom will be also having the same configuration. So that makes it total 6 electrons. 4 of them would be accommodating in this section and the other 2 remaining will be accommodating in the anti-bonding section. So that makes it pi star 2px is equal to pi star 2py and each one of them will be having 1, 1. Yes. Sigma 2pz is already filled up since 2pz only contains 1 electron. So this is the configuration, and as we can see over here, it's very clear that there are 2 unpaired electrons. Okay, 1 and 2. So since 2 unpaired electrons are present, yes, we can say this is a paramagnetic substance or a paramagnetic molecule. Okay, now next we are having the third molecule and that's S2. S2, one sulfur atom is 16, so 2 of them combining would make it 32. Now if you know well, oxygen, sulfur, these are elements of the same group, so obviously the same configurations, the general configuration is going to be same. Yeah, so similar electronic configuration would be seen. Now without drawing also, if you write down that there are 2 unpaired electrons, that is also fine, but let us just put it down and see to it that we are getting the same answer. Okay, so we arrange the configuration right over here. It's going to be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Yes, that makes it 16 for one sulfur atom. 3p4 means it's going to be 3px2, 3py1 and 3pz1.
same to same configuration like your oxygen. Okay, so this part of it is going to be the same till pi 2px, because pi star 2px and 2py would be filled up. Yeah, so you can write it in this manner. Come on, let us write it in a complete manner so that none of you have any doubts. Yes, okay. Then we have sigma 2pz. Now sigma 2pz is going to be complete in its term, because till here it is complete, isn't it? 2p6. So this is going to be complete, 2p part. So it's going to be 2 pi 2px is equal to pi 2py. That's 4. Okay. Then next, pi star will also be complete. Yes, because 2p is totally filled up, right? So let us fill it up accordingly. 4. Then we have sigma star 2pz, which is also going to be totally full. Now the time comes where we are laying down the third shell. So be careful. Sigma 3s2, sigma star 3s2. Okay. Now next comes in your sigma 3pz. That is going to be only 2. Then comes your pi 3px is equal to pi 3py, which will of course be equal to 4. Okay, total 4, 2 and 2 in each of them, 3px and 3py. But pi star 3px equal to pi star 3py will be only 2. 1, 1 belonging to each of them, because over here we are having 6 total. Yes, 2 plus 1, 3 from one sulfur, 2 plus 1, 3 from the other sulfur. That makes it 6. And this 4 have already got accommodated in the bonding. Hence, the remaining 2 will go in anti-bonding. Yeah. So, since over here it is seen that there are 2 unpaired electrons. Okay. Since 2 unpaired electrons are there, we call it paramagnetic. Okay, fine. What next? We have the fourth species. Now the fourth species is C2. Yeah. So let us write it down. C2. One carbon atom has 6 as its atomic number. So 2 of them would be having total 12. Now since it's 6, the configuration is going to be 1s2, 2s2, 2p2. Yes. So that is going to be 2px1, 2py1, 2pz0. Okay. So let us see what is going to be the result. So we start off with sigma 1s as usual. Then comes in here sigma star 1s2. Then sigma 2s2. Then sigma star 2s2. Yes. Now this is complete. Let's be careful about the other ones, that is 2px and 2py. So pi 2px is equal to pi 2py. Now look at this, guys. 2px and 2py, each carbon atom has 2 electrons in total. 2px and 2py. Yes. So 2 plus 2, 4. So 4 gets accommodated over here itself. Yeah. So how many total are there? 2 plus 2, 4, 6, 8 and 12. Done. Now in this case, as we can see well, we are having no unpaired electron. Yes. And hence this is going to be what? Diamagnetic. Okay. So in fact, there is not only one but 2 of the molecules which are going to be diamagnetic. One is N2 and the other one is C2. Hence we can say that it's a multiple choice question, more than one choice, and hence we mark option number 1 and 4 as the correct answer. I hope you understood the explanation. Thank you.